हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में कल भी अपन ने अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया था कि राजस्थान में बहने वाली जो नदियां हैं वे अरब सागर की ओर बहती हुई अपना अफवाह तंत्र किस प्रकार से बनाती है, कौन सी मुख्य नदी कौन कौन सी अपनी सहायक नदियों के साथ में धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती हुई एक जल प्रवाह तंत्र बनाती है और राजस्थान में किस प्रकार से उपयोगी है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो लीजिए आज भी उसी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की जो बाकी नदियां बच गई थी, 2 नदियां बच गई थी, उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ लीजिए शेयर करके, ताकि वे उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, और अपनी क्लास भी आगे बढ़ जाए। तो बिना देरी के अपन प्रारंभ करते हैं। ये मैंने लिख दिया है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की 2 नदियां शेष बची थी, जिसमें पश्चिमी बनास नदी है और साबरमती है। वैसे आपने नाम भी सुन लिया होगा। इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम अरावली के पश्चिमी ढाल से होता है। अरावली जो पहाड़ी है उसके उदयपुर के समीप पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है और ये एक तरह से बहुत ही कम क्षेत्र में अपने राजस्थान में बहती है और फिर ये क्या नाम से इसमें साबरमती नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो उदयपुर और सिरोही इसका अफवाह क्षेत्र है। ये उदयपुर में और सिरोही जिले में बहती है और फिर ये एक तरह से कच्छ के रण में मिल जाती है, कच्छ के रण में मिलती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी बनास जो नदी है ये साबरमती की सहायक नदी नहीं है, उसको काट देना। उसकी साबरमती की सहायक नदी नहीं है, ये उदयपुर और सिरोही जिले में बहती है और कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण में, जिसको लिटिल रन के नाम से भी जाना जाता है, लिटिल रन कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, तो इसका उद्गम क्षेत्र हो गया अरावली के पश्चिमी ढाल, उदयपुर के समीप। उदयपुर और सिरोही जिले में 2 जिलों में बहती है और फिर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? छोटी छोटी जो स्थानीय नदियां हैं जिनको स्थानीय भाषा में अलग अलग रूप में जाना जाता है, जैसे कुक्की है, कुक्की, दानौत, नाड़ी, सुकली, सेवरन, सुकेत, बलराम और सीपू, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो कि एक अफवाह तंत्र बना करके कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक छोटी नदी है जो कि ये भी राजस्थान के पश्चिमी ढाल से निकल करके और इस अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा बनाती है, इसलिए इसका भी अध्ययन करना जरूरी है। कभी कभी इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरी नदी है अपने पास साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती, जिसको गुजरात की गंगा के नाम से जानते हैं। गुजरात में ज्यादा बहती है और राजस्थान में तो केवल उद्गम मात्र बहती है। उद्गम होता है केवल राजस्थान में, तो ये उदयपुर जिले के पश्चिमी ढाल से, अरावली से इसका उद्गम है। उद्गम कहाँ से है? उदयपुर जिले के पश्चिमी अरावली ढाल से। ये देखो लिख दिया मैंने, उदयपुर के पश्चिमी ढाल से
इसका उद्गम होता है और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। राजस्थान में तो केवल इसके कुल अपवा तंत्र का 1% अपवा तंत्र बनाती है। राजस्थान में उद्गम राजस्थान में होता है, परंतु ये सर्वाधिक गुजरात में बहती है और गुजरात में बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी इसमें अरब सागर के अपवा तंत्र की प्रमुख नदी है और राजस्थान में केवल यह नदी, कौन सी नदी? साबरमती नदी अपने कुल अपवा तंत्र का 1% हिस्सा बनाती है और इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं वह है बाकल, हतमती, मैसवा, बैतरत और माजम। और बोल देता हूँ मैं, बाकल, हतमती, मैसवा, बैतरत और माजम। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं, छोटी नदियां हैं और स्थानीय रूप में बहती हुई और साबरमती में मिल जाती है और साबरमती गुजरात में पूर्ण रूप से बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह भी एक तरह से राजस्थान के अपवा तंत्र में इसकी काउंटिंग की जाती है और इसकी अधिकतर जो सहायक नदियां हैं वह डूंगरपुर और उदयपुर जिले से ही मिलती है। उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर से ही निकलती हुई साबरमती में मिल जाती है। ये देखो अरावली है, इस मानचित्र में देखिए अरावली है और अरावली के पश्चिमी ढाल से निकल कर के और ये इस प्रकार से बहती है। तो कुछ नदियां तो सिरोही जिले से इसमें मिल जाती है और कुछ नदियां हैं वो उदयपुर से मिल जाती है। तो इस प्रकार से मतलब ये एक अपवा तंत्र बनाती हुई और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में अपना जल उमेड़ देती है। तो राजस्थान के अपवा तंत्र में इसको भी अध्ययन करना, तो इसी प्रकार से अपना संपूर्ण अरब सागरीय अपवा तंत्र का कार्य पूरा हो गया। इसके बाद में दूसरा अपवा तंत्र, तीसरे नंबर का अपवा तंत्र चलेगा अपना आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र राजस्थान में 3 प्रकार के अपवा तंत्र का वर्गीकरण किया था ना अपन ने प्रारंभ में। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, अरब सागरीय अपवा तंत्र और तीसरे नंबर का आंतरिक अपवा तंत्र। ठीक है, तो ये पूरा तीनों अपवा तंत्र पढ़ने के बाद में राजस्थान की नदियों से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं, उन सब प्रश्नों को मैं एक एक करके हल करवाऊंगा, जिससे पूरा टॉपिक अच्छी तरह से आपके समझने में आ जाएगा। और किस तरीके से, तो प्रत्येक जो भी अपन ने 2 अपवा तंत्र पढ़े अभी तक, कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी वाला अपवा तंत्र और अरब सागरीय अपवा तंत्र, ये दोनों अपवा तंत्र की प्रत्येक नदी कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, अपवा तंत्र कौन कौन से झीलों से होकर के गुजरता है, इस प्रकार से डायग्राम से समझते हुए मैंने समझा दिया है। आप भी पिछली वीडियो, पिछली क्लास को देख करके और एक एक चीज को समझते हुए अध्ययन करना है। अब तीसरा अपवा तंत्र का अध्ययन करते हैं, आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र किसे कहा जाता है? वे नदियां जो अपने उद्गम क्षेत्र से निकलकर अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हुई किसी प्राकृतिक झील या रेतीले टीलों में अपना जल लुप्त कर लेती है, सागर में न गिरने से पहले ही।
सागर में न गिरने से पहले ही अपना जल लुप्त रूप में कर देती है। ऐसी नदियों से बनने वाला जो अपवा तंत्र है उसको आंतरिक अपवा तंत्र के रूप में जाना जाता है। अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो रेतीले टीलों में बहने वाली नदियां हैं वे सब नदियां आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। तो आंतरिक अपवा तंत्र की नदियों में के बारे में लिख लेता हूं मैं। वे नदियां जो अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हुई किसी सागर में न गिरने से पहले ही झील या रेतीले टीलों में लुप्त हो जाती है। इसे आंतरिक अपवा तंत्र कहा जाता है। वे नदियां जो अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाह करती हुई किसी सागर में न गिरने से पहले ही रेतीले टीलों में अपना जल लुप्त कर देती है। इस प्रकार से बनने वाला जो जल प्रवाह तंत्र है उसको आंतरिक अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसी नदियां राजस्थान में कौन कौन सी हैं? इन नदियों को नाम लिख लो। आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां, पहली नदी है घग्गर। घग्गर है, साली है, कांतली है, कांतली, काकनी है। घग्गर, साली, कांतली, काकनी और साबी, साबी आगे घग्गर, साबी, कांकली, काकनी और बाणगंगा। बाणगंगा, ठीक है। अपन ने देखो इसको आंतरिक अपवा तंत्र में भी इसको पढ़ा जा रहा है। अपन ने जो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में बाणगंगा को पढ़ा था, तो इसको बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है और आंतरिक अपवा तंत्र में भी इसका अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। आप बने रहिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। शेयर और क्या नाम से सब्सक्राइब करते रहना ताकि अपनी वीडियो प्लस करते ही तुरंत ओपन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घग्गर, साबी, कांकली, काकनी और बाणगंगा राजस्थान की ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक अपवा तंत्र बनाती है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाता है। कभी कभी इनके उद्गम क्षेत्र को अवसायिक नदियों को नहीं पूछता है, इस प्रकार से पूछ लेता है
कि निम्न नदियों में से आंतरिक अपवा तंत्र की नदी नहीं है। तो इनमें से उठा करके तीन नदियां इसमें से और एक नदी इधर से उठा कर पूछ लेता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी मैं बना करके बताऊंगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन बन करके आता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घग्गर नदी, घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमालय की शिवालिका श्रेणी, हिमालय की शिवालिका श्रेणी में शिमला के पास कालका नामक स्थान से निकलती है। और समझ लो इसको, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय की शिवालिका श्रेणी है। हिमालय की जो सबसे नीची पर्वत श्रेणी है उसको शिवालिका पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। और उस शिवालिका पर्वत श्रेणी में शिमला के पास कालका नामक स्थान से यह नदी निकलती है। ठीक है, इसके बाद में ये निकलने के बाद ये कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ये नदी निकलने के बाद में अंबाला, पटियाला और हिसार, अंबाला, पटियाला, पटियाला व हिसार जिलों में बढ़ती हुई राजस्थान के गंगानगर के टिब्बा, गंगानगर के टिब्बा नामक स्थान से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और समझ लो ये हिमालय की शिवालिका श्रेणी में शिमला के पास से कालका से निकलती और ये अंबाला, पटियाला और हिसार जिलों में बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में टिब्बा नामक स्थान है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इस नदी के बारे में क्या विशेषता है कि ये वैदिक कालीन स्टार्ट हो रखे जो ये वैदिक कालीन सरस्वती नदी के स्थान पर या पेटे में बहने वाली नदी है। वैदिक कालीन वेदों के समय में जो
ये नदी सरस्वती नदी बहती थी, उसके स्थान पर वर्तमान में ये घग्गर नदी बहती है। और वैदिक काल में इस सरस्वती नदी का लुप्त हो जाने के बाद में इसके स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि वैदिक कालीन की सरस्वती नदी ही है ये, और वर्तमान में घग्गर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक कालीन सरस्वती नदी को द्रस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? वैदिक कालीन द्रस्वती नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कितनी बार प्रश्नों में भी इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की वह नदी जो वेदों में सबसे अधिक चर्चित है, तो किस नाम से? सरस्वती नदी के नाम से है। और वर्तमान में इस सरस्वती नदी के स्थान पर घग्गर नदी बहती है। तो इस प्रकार से इसको अध्ययन करना है, एक एक चीज को समझते हुए। और ये इस प्रकार से यहाँ से बढ़ती है और राजस्थान के गंगानगर जिले के टिब्बा नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में छोटी छोटी धाराओं में बहती हुई और क्या नाम से इसमें रेतीले टीलों में अपना जल मुक्त कर लेती है, आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है। अब इसके सहायक नदियां और किस प्रकार से इसका विस्तार है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जब तक आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। धन्यवाद।